हाँ जी बेटा, रीडिंग हो गई। हाँ सर, हमने रीडिंग कर ली। आप वापस आ जाइए और ये आ गया मैं आप सभी के पास वापस। तो बेटा इसी के साथ हमने जो कंप्लीट कर लिया था, हमारा सब सेक्शन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था और अब वक्त आ चुका है आपके पास सब सेक्शन नंबर 9 पर आने का। और सब सेक्शन नंबर 9 आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि वही सर्विसेज होने वाली है साहब। लेकिन वहां पर कहां पर सेक्शन 12 में जो फील था वो था साहब टैक्स लगाना, क्योंकि दोनों जने इंडिया में ही थे। लेकिन सेक्शन 13 में बेटा उन्हीं सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, किसकी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। क्योंकि साहब सर्विसेज वही रहने वाली है, इसलिए आपने वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देखा था, यहां पर भी हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 13 के अंदर। और देखो आप सभी को इसके बाद बेटा सब सेक्शन नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसका? पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ऐसा ही कुछ हमने वहां पर भी देखा था। तो जो मांझरा है साहब, वो मांझरा उसी तरीके का है, सर्विसेज कुछ उस प्रकार की ही हैं, बस फर्क आ जाएगा कहां पर कि यहां पर एक बंदा विदेश में है, देश के बाहर बैठा है, और एक देश में बैठा है, जबकि सेक्शन 12 में दोनों ही जने अंदर बैठे थे। हाँ जी सर, हमको बात समझ में आ गई। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर। सर मेल और कुरियर एक ही बात होती है, एक जैसा ही होता है बेटा लगभग लगभग, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अदर देन लिखा गया है, यानी कि किसको बाहर निकाल दिया? मेल और कुरियर को। तो सर मेल और कुरियर के रिस्पेक्ट में जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा सर, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? मैंने कहा जी बच्चों याद करो, जो आपके सब सेक्शन 3 से लेकर सब सेक्शन 12 में कवर नहीं होगा वो आपके सब सेक्शन 2 से कंप्यूट होकर चलेगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर के रेस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई बताई गई है साहब डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। बेटा मैं एक बात कहूंगा, कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अगले 45 मिनट से लेकर 60 मिनट यानी अगला 1 घंटा आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। और इसके अंदर साहब रोलर कोस्टर में आपको घुमा के लेकर जाऊंगा, बहुत बढ़िया एनालिसिस यहां पर हम करके चलेंगे इन कंपैरिजन विद योर सेक्शन नंबर 10, योर सेक्शन नंबर 12। तो इसलिए बोल रहा हूं, तैयार हो जाओ और देखो क्या लिखा है यहां पर। यहां पर लिखा है डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। मुझे सभी जने बताएंगे वहां पर क्या लिखा था। सर कहां पर? सेक्शन नंबर 12 में। वहां लिखा था रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। बोलो क्या लिखा था? रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के केस में बोला था साहब लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया था। लेकिन जब बात हुई थी रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड की, तो याद करो क्या बोला था? द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अनरजिस्टर्ड के केस में बोला था द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। आप जिस जगह पकड़ाओगे उसी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। जिस जगह पकड़ाओगे किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसी जगह को आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। लेकिन यहां पर बड़ा अंतर और फर्क नजर आ रहा है। जब हम सेक्शन 13 में देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस के रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहां पर लिखा हुआ है डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। बोलो क्या लिखा हुआ है? डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। सर आखिर ऐसा क्या फर्क है दोनों के बीच में? सर आप हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। बेटा मैं बैठा ही इसलिए हूं यहां पर कि आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट बना सकूं इस सब्जेक्ट के अंदर, हर एक छोटे छोटे कानून के पहलू के ऊपर। तो हमने कहा साहब कि पहले मैं शुरुआत करूं एनालिसिस की, उससे पहले मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि बेटा जब भी, ध्यान रखना, जब भी आप विदेश से कुछ मंगवाते हो या विदेश कुछ भेजते हो, क्या बोला? विदेश से कुछ मंगवाते हो या विदेश कुछ भेजते हो, तो बेटा मंगवाने के लिए और भेजने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है। मंगवाने के लिए और भेजने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। हालांकि इस टॉपिक को मुझे वापस आपके साथ डिस्कस करना है चार्जिंग चैप्टर के अंदर, आरसीएम के अंदर बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में समझ लो कि एक दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा। एक होता है जिसको बोलते हैं एफओबी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है जिसको बोलते हैं सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? कि जब भी हम या तो विदेश माल भेजें यानी एक्सपोर्ट करें, इसको प्यार से क्या बोलेंगे? इसको प्यार से बोलेंगे एक्सपोर्ट। या फिर साहब विदेश से माल मंगवाएं, जिसे हम प्यार से बोलेंगे इंपोर्ट। बोलो क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। दोनों के ही केस में दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। एक होता है एफओबी, जिसे प्यार से बोलते हैं बेटा फ्री ऑन बोर्ड। क्या बोलते हैं? फ्री ऑन बोर्ड। और दूसरा होता है बेटा आपके पास में सीआईएफ, उसे बोलते हैं कॉस्ट इंक्लूड्स इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या बोला मैंने? इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है सर, कॉस्ट इंक्लूड्स इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सर आखिर दोनों में क्या फर्क है? बेटा फर्क बस इतना सा है कि अगर आपने एफओबी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है?
FOB फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एक्सपोर्टर होगा, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे साहब एक्सपोर्टर कहां है, यहां एक्सपोर्टर है, ये रहे एक्सपोर्टर अंकल। हमने कहा कि जो भी एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टर गुड्स को आपके बंदरगाह पर छोड़ देगा, दैट्स इट। वो गुड्स को यहां छोड़ देगा बेटा, बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर छोड़ देगा, दैट्स इट, मतलब कि उसका काम खत्म। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मंगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रेसिपिएंट की, RECIPIENT, जो कि साहब आपके विदेश में बैठा हुआ है। रेसिपिएंट की मंगाने की जिम्मेदारी होती है। सर हमको बात समझ में नहीं आई। बेटा मंगाने के लिए ना दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी भी आप अगर माल, चाहे बेटा विदेश से हमारे देश में माल मंगवाओ, चाहे आप अपने देश से माल विदेश में भेजो, भेजने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है ट्रांसपोर्ट, एक होता है ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है बेटा जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। एक होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देती है, क्योंकि जहाज में माल को रखकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। वेसल हमने पढ़ा था, याद करो, वेसल 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 यानी जहाज। जहाज में आपके माल को रखा जाएगा और भारत से विदेश यानी यूएसए भेजा जाएगा। और अगर आप मंगवा रहे हो तो यूएसए से बेटा जहाज रवाना होगा और जहाज आपके भारत देश में आएगा। तो जहाज चलाने वाली कंपनी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ये सर्विसेज आपको देती है ट्रांसपोर्टेशन की। जहाज होते हैं उनके, और जहाज चलाने का उनका काम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी बेटा गुड्स आता या जाता है इतने लॉन्ग जर्नी पर, वो भी एक अनसर्टेनिटी वाले माहौल में, क्योंकि बेटा समुद्र का कुछ पता नहीं चलता है, कब तूफान और कब आंधी आएगी, कब वहां का मौसम बिगड़ेगा, कुछ पता नहीं चलता है। इन दैट केस नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस हमें इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है गुड्स का, कि बाय चांस अगर बेटा जहाज डूब गया या गुड्स को नुकसान पहुंच गया किसी भी वजह से, तो बेटा भारी नुकसान होगा। क्योंकि मैंने बोला बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इतना भारी नुकसान लगेगा तो इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। तो दूसरे नंबर पे आती है इंश्योरेंस कंपनीज, जो ये सर्विस आपको देकर चलती है। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ट्रांसपोर्टर और इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन, आखिर करेगा कौन। तो अगर एफओबी वाले बेसिस पर आप गुड्स को मंगा रहे हो, एफओबी वाले बेसिस पर गुड्स को भेज रहे हो या मंगा रहे हो, तो ध्यान रखो कि रेसिपिएंट की जिम्मेदारी होती है, मंगाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद ट्रांसपोर्टर भी हायर करेगा और खुद इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। क्या बोला मैंने, अगर आपने एफओबी कॉन्ट्रैक्ट करा है तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिम्मेदारी किसकी होगी, बोलो रेसिपिएंट की। अरे रट्टा लगा लो यार, एफओबी बोले तो रेसिपिएंट। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मंगाने वाले को ही ध्यान रखना है, उसी को हायर करना है, उसी को भाड़ा अपनी जेब से देना है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अपनी जेब से देना है। बोलो किसको, रेसिपिएंट को। बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास आता है सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट का फंडा बहुत सिंपल है बेटा। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, किसको, एक्सपोर्टर को बोला रेसिपिएंट ने कि आप एक काम करो साहब, आप ही हायर कर लो ट्रांसपोर्टर, आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और हमें तो टोटल प्राइस बता दो, हमारे घर तक पहुंचाने का, बात खत्म, हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाने का, हमारी दुकान तक पहुंचाने का टोटल प्राइस बता दो। उसको बोलते हैं सीआईएफ। सीआईएफ के अंदर ट्रांसपोर्टर भी कौन करेगा, भिजवाने वाला, एक्सपोर्टर। वहां पर एक्सपोर्टर ही क्या करके चलेगा, बोलो एक्सपोर्टर ही आपका ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपोर्टर ही आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों को वही हायर करेगा, दोनों को पेमेंट भी वही करेगा बेटा। ट्रांसपोर्टर भाड़ा किससे मांगेगा, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम किससे मांगेगी, जिसने उन्हें हायर करा है। वो नहीं जानते कि माल कौन रिसीव करने वाला है, उनको उससे मतलब नहीं है साहब। वो तो कहेंगे कि तूने मुझे बोला था जाने के लिए, तो तू ही मुझे पैसा देगा, दैट्स इट। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में कौन बोलता है, रेसिपिएंट, और सीआईएफ में कौन बोलता है, एक्सपोर्टर। और ध्यान रखना, अगर एक्सपोर्टर बेटा अपनी जेब से भाड़ा लगाएगा और अपनी जेब से इंश्योरेंस लगाएगा, अगर बेचने वाला आपके घर पर माल लेकर आ रहा है तो बेटा वो कहीं ना कहीं माल की प्राइस बढ़ा देगा। अगर आप दुकानदार को फोन करके बोलोगे कि घर पर डिलीवरी कर, तो बेटा वो 10 रुपए जोड़ देता है। याद करो जोमेटो और स्विगी, जब आप जोमेटो से या स्विगी से सामान मंगवाते हो तो 10 रुपीज से 20 रुपीज बेटा ड्राइवर फ्रेट किराया ले लेता है। रास्ते का जो गाड़ी का किराया, जो भाड़ा है, वो आपसे चार्ज कर लिया जाता है। उसी प्रकार अगर आप सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको डिलीवरी अपने घर पर चाहिए, तो एक्सपोर्टर बोलेगा साहब मैं ट्रांसपोर्टर भी ले आऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी भी ले आऊंगा, तू तो टोटल इतना मुझे प्राइस पे कर दे।
लेकिन इसी के अगेंस्ट दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है एफओबी बेसिस पर, जहां पर मैंने आपको सिखाया कि सामने वाला कहता है कि साहब आप तो पकड़ो गुड्स का प्राइस, ट्रांसपोर्टर भी मैं देख लूंगा, यानी लाने का झंझट भी मेरा और इंश्योरेंस का झंझट भी मेरा। आई होप अब आपको सबसे पहले यह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफओबी कॉन्ट्रैक्ट एंड सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, हमें समझ में आ गया और बड़े अच्छे से समझ में आ गया। हालांकि बेटा अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो काम चल जाएगा, ध्यान रखना। इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन चार्जिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर अपन बहुत डिटेल में आरसीएम के अंदर इसे वापस पढ़ूंगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा केस लॉ मुझे आपको समझाना है। बहुत ही शानदार केस लॉ है, बड़ा मजा आएगा देखना। वहां पर एफओबी और सीआईएफ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो बेटा मैंने बनाया सब आप सभी के सामने केस नंबर 1। क्या बनाया? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं कि एक्सपोर्टर अंकल जो है, कौन? एक्सपोर्टर अंकल जो है वो है बेटा आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्टर अंकल आउटसाइड इंडिया है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि अगर एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया में कौन होगा? इंडिया में इंपोर्टर होगा। इंपोर्टर इंडिया में होगा तो गुड्स का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? सर गुड्स का डायरेक्शन आउटसाइड इंडिया से इंडिया की तरफ होगा। गुड्स का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? गुड्स का डायरेक्शन आउटसाइड इंडिया से इंडिया की तरफ होगा। यानी गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सर गुड्स आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा बेटा एक के बाद एक। इसलिए अब आप अपने कान नाक आंख मुंह सब खोलकर बैठ जाओ, क्योंकि अब आगे से आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। मैंने बोला एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया, बस इतना सा सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गुड्स आ रहा है और इंपोर्टर भारत देश में बैठा हुआ है। हाँ जी सर, हमें समझ में आ गई बात। तो अब मेरी बात को आगे सुनो कि अगर ऐसी बात है तो इसके अंदर पहली चीज यानी केस नंबर 1 के अंदर पॉइंट नंबर ए, जिसके अंदर मैंने बोला कि जो मांझरा है साहब वो एफओबी का है। मतलब साहब कॉन्ट्रैक्ट एफओबी बेसिस पर किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पर किया गया? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट एफओबी बेसिस पर किया गया। और इसके अंदर भी साहब 2 केस बनाए जा सकते हैं। पहला केस, आपने जो ट्रांसपोर्टर चूज करा है, वो ट्रांसपोर्टर भाई साहब इन इंडिया है, ट्रांसपोर्टर इन इंडिया। या फिर केस नंबर बी, ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया। क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्टर इन इंडिया और ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया। ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है ना? हाँ सर, ट्रांसपोर्टर आपका आउटसाइड इंडिया भी होकर चल सकता है। तो 2 केस मैंने बनाए, प्रैक्टिकल केस बनाए, और आई होप अब मैं आपको बहुत शानदार तरीके से इसे समझा भी दूंगा। सुनो, एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया और एफओबी कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरी बात को सुनना, मैंने एफओबी बोले तो मैंने क्या सिखाया था? रेसिपिएंट। एफओबी बोले तो रेसिपिएंट, बस इतना सा याद रखो। और रेसिपिएंट कहां बैठा हुआ है? मैंने अभी बताया, इंडिया के अंदर। और माल का डायरेक्शन किधर से किधर है? बाहर से इंडिया की तरफ, यानी आ रहा है। ध्यान रखना, अगर मैंने बोला केस नंबर 1 एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया, मतलब कि गुड्स आ रहा है, रेसिपिएंट इंडिया में बैठा हुआ है। और एफओबी बोले तो रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट बोले तो रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्टर को हायर करने की, और रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करने की। हालांकि इंश्योरेंस का मुद्दा मेरा नहीं है अभी, मेरा मुद्दा अभी है साहब ट्रांसपोर्टर का। ठीक है? हाँ जी सर, तो मैं एफओबी के आगे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रांसपोर्टर इज हायर्ड बाय रेसिपिएंट, RECIPIENT, कि साहब ट्रांसपोर्टर को हायर किसने करा है? ट्रांसपोर्टर को हायर करा है, बोलो किसने? रेसिपिएंट ने। रेसिपिएंट यानी बेटा जो गुड्स को परचेज कर रहा है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है। अब रेसिपिएंट के पास में कितने ऑप्शन है मैं आपको बताता हूं। बेटा मेरी बात सुनो, बिल्कुल ऐसे समझो कि आप ही हो रेसिपिएंट। अपने आप को वहां रख लो कि आपने कोई गुड्स खरीदा है यूएसए से। कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आपने गुड्स खरीदा है। और अब आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो आप ट्रांसपोर्टर कहां का हायर करोगे? इंडिया का, मतलब आप भी इंडिया के, और आपने अपने ही भाई को, एक इंडियन बंदे को बोले मैं भी इंडियन तू भी इंडियन, अगर मैं माल मंगा रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरे घर का पैसा मेरे घर में ही रहे, भारत का पैसा भारतवासी को ही मिले। आप अपने ही भाई को वहां पर अपॉइंट कर दोगे। आप बोलोगे बेटा तू ट्रांसपोर्टर कंपनी मेरे देश की ही ट्रांसपोर्टर कंपनी है, एक काम कर, जा और मेरा माल विदेश से लेकर आ। बिल्कुल सिंपल बात बोली मैंने, जा और मेरा माल विदेश से लेकर आ, यानी कि आपने इंडियन ट्रांसपोर्टर को ही हायर करा। एक केस तो ये। दूसरा बेटा आपने कहा नहीं साहब मेरी मर्जी, मैं तो फॉरेन ट्रांसपोर्टिंग लाइन को अपॉइंट करूंगा, फॉरेन शिपिंग कंपनी को अपॉइंट करूंगा, उन्हें अपना फ्रेट यानी कि भाड़ा पे करूंगा, वो मेरे लिए गुड्स को लेकर आएंगे। आपकी इच्छा है,
या तो आप अपने यहां से भेज सकते हो या वहां से हायर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने देखा साहब, हमने तो कहा दोनों ही केस लपेट देंगे साहब, हर चीज समझा देंगे, कोई ऑप्शन, कोई आपका पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ेंगे ही नहीं, सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर अगर इंडिया का है, ट्रांसपोर्टर अगर इंडिया का है तो मैंने कहा जी साहब कलर चेंज कर लो और आ जाओ कि अगर सप्लायर की बात करें तो सप्लायर कहां का है। बेटा ध्यान रखना, मैं अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करके चल रहा हूं, तो सप्लायर का मतलब है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, तो बेटा वो तो है इंडिया का, INDI है, ठीक है साहब। आपका सप्लायर जो है वो इंडिया का है क्योंकि ट्रांसपोर्टर इंडिया में है। हमने कहा जी साहब रेसिपिएंट कहां है, हमने कहा ये भी बता दो रेसिपिएंट कहां है, तो आपने कहा जी साहब रेसिपिएंट भी इंडिया में ही है, रेसिपिएंट भी इंडिया में ही है। अरे वाह, सप्लायर भी इंडिया में है, रेसिपिएंट भी इंडिया में है। तो बेटा मुझे बताओ जब दोनों जने इंडिया में होते हैं तो सेक्शन 12 लगता है कि सेक्शन 13 लगता है, बता दो यार, बता दो, दिल से बता दो। सर सेक्शन 12 लगता है। और सेक्शन नंबर 12 का कौन सा सब सेक्शन हुआ करता था सर, वो लिख के बताओ मेमोरी टेक्निक, मुझे तो याद है वैसे, बट ठीक है आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, रिप, टैग, पोस्ट और बिया। सर ये था 2, ये था 3, ये था 4, 5, 6, 7, 8। सर गुड्स का था सब सेक्शन नंबर 8। अरे वाह, तो 12 का सब सेक्शन नंबर 8। बेटा मैंने तो ऐसे याद कर लिया कि 8 नंबर की गाड़ी से गुड्स को भेजेंगे और 9 नंबर की गाड़ी से पैसेंजर्स को भेजेंगे। कैसे याद कर लिया, 8 नंबर की गाड़ी से गुड्स को भेजेंगे और 9 नंबर की गाड़ी से पैसेंजर्स को भेजेंगे, यानी कि साहब सब सेक्शन नंबर 8 में आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सब सेक्शन नंबर 9 में आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। यहां पर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो हमने कहा सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन नंबर 8 आपके पास में क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर दोनों ही जने इंडिया में हो, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, ध्यान रखना, मैं चेक करूंगा कि जाग रहे हो या सो रहे हो। वापस बोल रहा हूं, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई इज इन इंडिया, in that case section number 12 will be applicable। और सब सेक्शन नंबर 8 ने वहां पर क्या बोला, सब सेक्शन नंबर 8 ने बोला कि साहब प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि B to B है यानी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड यानी B to C है। अगर B to B है तो रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है उसे ही बना दिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और B to C है तो बेटा लोकेशन वेयर दी गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, तो लोकेशन ऑफ हैंड ओवर ऐसा बोल सकता हूं, लोकेशन ऑफ हैंड ओवर, यानी हैंग ओवर नहीं साहब, हैंग ओवर नहीं, गाने नहीं चल रहे हैं यहाँ, हैंड ओवर बोल रहा हूं, बच्चा सुन रहा है हैंग ओवर नहीं, बेटा इतने गाने मत याद करिए, कॉन्सेप्ट की बात याद करिए, हैंग ओवर नहीं हैंड ओवर। ओके सर, ओके ओके ओके, आप नाराज मत हो, हम हैंग ओवर नहीं हैंड ओवर ही सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड। सिंपल सी बात समझिए साहब, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सब लगेगा, या तो इंट्रा बनेगा या फिर क्या बनेगा, इंटर बनेगा, अकॉर्डिंगली या तो इंट्रा बनेगा या इंटर बनेगा और आपके पास में टैक्स लेवी होगा। अगला केस देखें साहब कि मेरे पास में दूसरा ऑप्शन था कि मैं बैठा इंडिया में ही हूं लेकिन मुझे इस बार अपने भाई यानी इंडियन भाई को काम नहीं देना है, मुझे फॉरेन में बैठे हुए हमारे जो बाहर के लोग हैं, बाहर के भाई हैं, उनको काम देना है। तो आपने क्या करा, इस बार फॉरेन शिपिंग कंपनी को हायर करा और बोला साहब तू मेरा गुड्स लेकर आ। इन दैट केस मैं कहूंगा कि बेटा सप्लायर कहां है, आप बोलोगे सर सप्लायर यूएसए में है। मैं पूछूंगा रेसिपिएंट कहां है, क्योंकि बेटा कंसीडरेशन आप पे कर रहे हो, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है, एफओबी मतलब रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्टर को भाड़ा पे करने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की है, तो रेसिपिएंट बेटा इंडिया में बैठा हुआ है, तो ये आ गया आपके पास लोकेशन इंडिया, INDIA। मैंने कहा जी साहब प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो, मैंने कहा जी साहब प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो, आपने कहा सर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रेसिपिएंट इनसाइड इंडिया है, सेक्शन 12 नहीं लगेगा सर, सेक्शन 13 लगेगा। मैंने बोला वेरी वेरी गुड, मेरे सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, उन्होंने 2 मिनट में समझ लिया कि वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, दोनों में से एक जना बाहर होना जरूरी है। सेक्शन नंबर 13 लगा दिया और मैंने कहा जी साहब अभी अभी देखा सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन नंबर 8, तो बच्चों ने कहा सर आप गलत लिख रहे हो, वेरी गुड बेटा, मैं ये चाहता था कि आप सब मुझे बताएं कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं। सब सेक्शन नंबर 9, वहां 8 नंबर की गाड़ी से गुड्स को रवाना करा था, 9 नंबर की गाड़ी से पैसेंजर को रवाना करा था। सेक्शन नंबर 13 के अंदर 1 घंटा लेट हो गए साहब, यहां पर 9 नंबर की गाड़ी से गुड्स को रवाना करा है और 10 नंबर की गाड़ी से पैसेंजर्स को रवाना करा है, तो सब सेक्शन बनेगा आपके पास में 9। तो सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन नंबर 9 ने बोला, अभी आप सभी के सामने वापस दिखा देना चाहूंगा कि जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बेटा डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स,
बोलो क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, यानी इन गुड्स की मंजिल कहां है, जहां इनकी मंजिल है, इनकी मंजिल ही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, इनकी मंजिल को ही बना दिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैंने कहा सब यूएसए ही बन गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि गुड्स, बोलो क्या हो रहा है बेटा, गुड्स इंडिया आ रहा है कि यूएसए आ रहा है, बताओ मुझे। हाँ सर आपने गलत दिखा, वेरी गुड, यही चेक कर रहा था कि सो रहे हो या जाग रहे हो। ये सबूत देते रहो बेटा, मुझे मजा आता रहेगा। सब बच्चों ने कहा सर गुड्स का डायरेक्शन तो इंडिया की तरफ है। आपने सर ये केस स्टडी बनाने से पहले ही हमसे 3 बार पूछ लिया था कि गुड्स आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बिल्कुल सही, इसलिए पूछा था उस टाइम पर क्योंकि मुझे यहाँ चेक करवानी थी ये बात बेटा कि गुड्स का डायरेक्शन किधर है। मैंने ऊपर ही ऊपर जो केस बनाया बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है व्हेन द एक्सपोर्टर इज आउटसाइड इंडिया, यानी बेटा अगर एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया है तो केस ध्यान रखो कौन सा बन रहा होगा, इंपोर्ट का केस बन रहा होगा, क्योंकि बेचने वाला बाहर है। तो बेटा डेफिनेटली जो डायरेक्शन ऑफ गुड्स होगा, जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगा वो इंडिया ही बनेगा, गुड्स इंडिया ही आ रहा है। तो बेटा जहां डेस्टिनेशन है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो सेक्शन नंबर 39 एप्लीकेबल हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया निकल कर आ गया। मुझे बताओ यहां क्या कोई परेशानी है, सर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया है, सर ये तो इंपोर्ट बन गया, ये तो इंपोर्ट बन गया। बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज करा, ये आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज यहां पर आपने इंपोर्ट करी है। और क्योंकि आप ही रेसिपिएंट हो, आपने ही कंसीडरेशन पे करा है बेटा, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन बता देना चाहूंगा आगे जाकर इसी के ऊपर बहुत बड़ी केस लॉ, एक बहुत बड़ा केस लॉ भी डिस्कस करेंगे आरसीएम चैप्टर के अंदर बेटा। यहां पर आपका रिवर्स चार्ज लगकर चलेगा, और इंपोर्ट के ऊपर बेटा जो इंपोर्टर अंकल है, जो रेसिपिएंट है, जिसने माल मंगवाया है, उसी को बेटा इस भाड़े के ऊपर, माल के ऊपर तो बेटा कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, माल के ऊपर तो कस्टम चैप्टर जब आएगा अपने पास में, कस्टम्स एक्ट वहां पढ़ेंगे। अभी तो ये समझो कि जो भाड़ा तुमने दिया है माल मंगाने का, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना बेटा, भाड़ा अलग दे रहे हो, भाड़ा तुम ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो, और माल की प्राइस तुमने सप्लायर को दी थी जिससे तुमने माल खरीदा था, एक्सपोर्टर को। तो एक है प्राइस ऑफ गुड्स, एक है प्राइस ऑफ गुड्स जिसके ऊपर तुम्हें देनी है कस्टम ड्यूटी, ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर तुम्हें देनी है कस्टम ड्यूटी, वो अलग टैक्स है। और यहां पर जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर की सर्विस तुमने ली है, उस पर बना है फ्रेट, और इस फ्रेट के ऊपर साहब आप दोगे जीएसटी, इस फ्रेट के ऊपर आपको देना है, बोलो क्या, जीएसटी। मेरी बात को समझा कि नहीं समझा? हाँ सर आपकी बात हमें समझ में आती है। यानी कि साहब आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज के अंदर आपको भाड़े के ऊपर टैक्स पे करके चलना पड़ेगा, बोलो रिवर्स चार्ज के अंदर भाड़े पर आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, लाइन खींच दूं? हाँ सर जी, यहाँ लाइन खींच दीजिए आप। 2 केस हमने बनाए और दोनों केसेस को हमने अच्छे से समझा, कोई प्रॉब्लम यहां तक है? नहीं सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं आगे और बनाते हैं बेटा केस ए के बाद केस बी, केस बी इसी के अंदर केस बी बना रहा हूं, सीआईएफ। अब सीआईएफ की बात करूंगा, अब किसकी बात करूंगा? पहले एफओबी की बात करी थी, अब सीआईएफ की बात करूंगा, बिल्कुल सेम केस बनाऊंगा बेटा। बस मुझे ये बताओ कि सीआईएफ के केस में जो सीआईएफ आप देख रहे हो, इसके केस में ट्रांसपोर्टर को कौन हायर करने वाला है? सर अब तो रेसिपिएंट ने एक्सपोर्टर को बोल दिया, अब तो रेसिपिएंट ने यानी खरीदने वाले ने बेचने वाले को बोल दिया कि तू ही झंझट पाल ट्रांसपोर्टर की झंझट तू ही पाल, तू तो बस मेरे घर पर, मेरी फैक्ट्री पर गुड्स को डायरेक्ट भिजवा देना और जो भी प्राइस बने मुझे बता देना। तो सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या मैं लिख सकता हूं कि जो ट्रांसपोर्टर अंकल होंगे, यानी ट्रांसपोर्टर इज हायर्ड बाय सप्लायर, यहां पर सप्लायर अंकल बेटा हायर करके चलेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर आपकी बात हमें समझ में आ गई। लाइन खींच दूं? हाँ जी सर आप एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके नीचे। लो आगे चले। हाँ, और यहां पर भी बेटा 2 ही केस बनेंगे, ए और बी। यहां पर भी कितने केस बनेंगे? 2 ही केस बनेंगे। एक बनेगा केस नंबर ए और एक बनेगा आपके पास में केस नंबर बी। केस नंबर ए क्या बनेगा बताओ? सेम टू सेम, ट्रांसपोर्टर कहां बैठा हुआ है? ट्रांसपोर्टर इन इंडिया और ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया, ट्रांसपोर्टर इन इंडिया और ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया। यानी कि फॉरेन बेटा, फॉरेन सुनो, फॉरेन में यूएसए में बैठे हुए बंदे के पास भी ऑप्शन है। जब हमने उसे सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, सुनना मेरी बात को, जब हमने उसे सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमने बोला कि तू भिजवा दे, तू हमें भिजवा दे, तो उसके पास भी तो 2 ऑप्शन है ना, कि या तो वो अपने ही देश के बंदे को काम दे, अपने यहां की ही फॉरेन ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसे काम दे,
या फिर वो इंडियन शिपिंग लाइन यानी इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी तो काम दे सकता है। अरे बोलो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो भाई, उसके पास भी तो दो ऑप्शन है ना, जैसे आपके पास में दो ऑप्शन थे वैसे ही उसके पास में दो ऑप्शन है। मेरे पास में ऑप्शन है बेटा मैं अपने देश से ही जहाज भिजवाऊं या सामने से जहाज मंगवाऊं, वैसे उसके पास में भी ऑप्शन है कि वो वहां से भिजवा दे या अपने यहां से मंगवाए। कौन सी कंपनी चूज करनी है उसके पास भी ऑप्शन है। तो हमने कहा जी साहब ठीक है देख लेंगे साहब, दिक्कत की कहां बात आ गई, हमको तो सब कुछ आता है, हमने अच्छे से जीएसटी पढ़ रखा है। अब यहां पर सप्लायर कौन है बेटा, यहां पर सप्लायर कौन है, यहां पर सप्लायर है इंडिया का। तो बेटा यहां पर INDIA, यानी कि अगर बाहर वाला बंदा, यानी कि जो सप्लायर अंकल है, क्योंकि देखो हायर किसको करना है, सप्लायर अंकल को। ये देखो ये सप्लायर अंकल है ना, ग्रीन कलर से इनको हाईलाइट कर दूं मैं, हाँ सप्लायर अंकल को। तो सप्लायर अंकल को अगर हायर करना है तो सप्लायर अंकल ने कहा साहब इंडियन हायर करूंगा, इंडिया से जहाज मंगवाऊंगा। तो बताओ मुझे रेसिपिएंट कहां बैठा है, यूएसए में। तो मुझे बताओ सेक्शन 12 लगेगा कि 13? सर सेक्शन 13 लगेगा। गुड्स से रिलेटेड है, हाँ सर, तो सब सेक्शन 9 लगेगा। अभी अभी अपन ऊपर देखा था, गलती भी करी थी, हाँ सर याद है, अब तो पक्का याद हो गया। सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन नंबर 9। वेरी गुड। क्या बोलता है, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। डेस्टिनेशन बेटा भारत की तरफ आ रहा है, गुड्स भारत में आ रहा है। बोलो गुड्स कहां आ रहा है, गुड्स भारत में आ रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा आपका INDIA। ध्यान से सुनिएगा साहब, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा आपका INDIA, इंडिया। अब यहां पर हम देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सर सप्लायर कहां का, इंडिया का, सर्विस किसको दे रहा है, बाहर वाले इंसान को। उसके बाद भी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां निकल गया, इंडिया में निकल गया। उसके बाद भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में निकल गया। पूछता है पूरा भारत, और पूछता हूं मैं, और आप भी पूछते हो कि साहब क्या यहां पर एक्सपोर्ट का फील नहीं आ रहा। बताओ मुझे, क्या यहां पर एक्सपोर्ट का फील नहीं आ रहा। देने वाला कहां है साहब, देने वाला भारत देश में है। दे किसको रहा है, विदेशी को। और जब देने वाला यहां है, बाहर वाले को दे रहा है, तो क्या हम सर्विस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप देख लो ना, अगर आप बेटा किसी विदेशी को सर्विस दोगे तो आप सर्विस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, विदेशी आपको पैसे भी फॉरेन करेंसी में देगा बेटा, फॉरेन मुद्रा में पैसे आएंगे, डॉलर्स में पैसे आएंगे। तो जब पैसे डॉलर्स में आ रहे हैं, लेने वाला बाहर बैठा हुआ है, आप इंडिया में बैठे हुए हो, जब 100% एक्सपोर्ट का फील आ रहा है, तो आपने क्यों ऐसा कानून बना दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में निकल गया। क्यों, क्योंकि आप सब बेटा अच्छी तरह से जानते हो, एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 जाके पढ़ लेना मेरे साथ, पढ़ लो यार, तुम्हें एक बार नहीं मैं 10 बार दिखाने को तैयार हूं, एक बार नहीं 10 बार दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे दिल को संतुष्टि मिलती है जितनी बार भी आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। आओ इधर देखो, खुला ही है। अरे साहब तो खुला ही है, बताओ खोल के रख रखा है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, हर बार रेफर करना पड़ता है इसलिए वही चीज खुली हुई रहती है। पढ़ो इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6। याद रखना सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 सीजीएसटी एक्ट की बात करूंगा तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। मेरे साथ साथ आप सभी सुनोगे भी और बोलोगे भी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, अगर मैं सीजीएसटी एक्ट की बात करूंगा तो किसकी डेफिनेशन दे रखी है, बोलो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। और उसी की जगह अगर मैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 आईजीएसटी एक्ट की बात करूंगा तो वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है, और वो दे रखी है बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कि आखिर सर्विस एक्सपोर्ट कब मानी जाएगी। 5 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। बड़ी सिंपल है, सप्लायर बेटा इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होनी जरूरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होनी जरूरी है। फॉरेन मुद्रा में पैसा आना चाहिए साहब, फॉरेन मुद्रा, पराया धन, डॉलर, यूरो, येन के अंदर पैसा आना चाहिए। और बेटा आखिरी कंडीशन होती है, 5th कंडीशन होती है कि दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन नहीं होने चाहिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्टर जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस ले रहा है वो आपस में भाई बहन होने जरूरी नहीं है। हमने कहा जी साहब, हमने कहा कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई थी। हम पूछते हैं, पूरा भारत पूछता है कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई थी, बताओ तो सही। देखो सप्लायर की लोकेशन की जब बात आई, इंडिया में थी कि नहीं थी, हाँ सर थी। रेसिपिएंट बाहर था कि नहीं था, हाँ सर था। चौथी कंडीशन, बेटा पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, हाँ सर आ रहा था। क्या वो दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन थे, नहीं सर नहीं थे। सारी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। सालों तुमने चीटिंग कर ली, तुमने प्लेस ऑफ सप्लाई जबरदस्ती क्या निकाल दिया, इन इंडिया निकलवा दिया, जबकि निकलना क्या चाहिए था, आउटसाइड इंडिया। तुमने हमारी कंडीशन नंबर 3 को बीट कर दिया, डिफीट कर दिया, और इस कारण से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बन पाया। इस वजह से बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बन पाया। 13(9) गुड्स की डायरेक्शन, गुड्स का डेस्टिनेशन, और वो है इंडिया, वो है इंडिया। ये तो डबल टैक्सेशन वाली बात हो गई कि एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट बेनिफिट भी ना मिला,
एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट बेनिफिट भी ना मिला और ऊपर से टैक्स अलग लग गया, यानी एक गाल पे तमाचा तो साहब लग ही गया, दूसरे गाल पे भी लग गया। यहां पर क्या बेटा ये एक्सपोर्ट बनेगा नहीं साहब, क्योंकि सप्लायर भी इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में है बेटा। ये आपके पास बन जाएगा, बोलो क्या, इंट्रा, और यहां पर आपके पास टैक्स लग जाएगा, आपके पास यहां टैक्स लग जाएगा बेटा, ये इंट्रा सप्लाई बन जाएगी, हाँ के ना, हाँ साहब, ये आपके पास इंट्रा सप्लाई बन जाएगा। बेटा मैं दो बड़े क्वेश्चन मार्क यहां लगाना चाहूंगा। पहली, मेरे हिसाब से बेटा ये एक बहुत बड़ा ड्राफ्टिंग एरर है लॉ के अंदर, लॉ के अंदर, कानून के अंदर ये एक ड्राफ्टिंग एरर है, जहां पर एक्सपोर्ट होने के बाद भी एक्सपोर्ट नहीं बन रहा। इसको चीटिंग नहीं बोलेंगे बेटा, ये ड्राफ्टिंग एरर है, क्योंकि यहां गवर्नमेंट का वहां देखो सब सेक्शन 8 जो इससे पहले पढ़ाया था, वहां गवर्नमेंट का इंटेंशन ही चीटिंग करना था, क्योंकि वहां गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां लिखने में गड़बड़ हुई है, यहां ढंग से इन्होंने ड्राफ्टिंग नहीं करी, इसलिए ये गड़बड़ हुई, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि एक्सपोर्ट होने के बाद भी एक्सपोर्ट बेनिफिट ना मिल पाया। अब आगे चलते हैं और आगे अगला केस देखते हैं साहब, अगले केस में क्या मामला बैठ रहा है। सप्लायर कहां का है बेटा, सप्लायर है इस बार आउटसाइड इंडिया का, यानी यूएसए, यानी जो कंपनी हमने चूज करी है वो साहब विदेशी कंपनी है, ठीक है। रेसिपिएंट की बात करते हैं, रेसिपिएंट कहां का है सर, रेसिपिएंट डेफिनेटली कहां का होने वाला है, यूएसए का ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि बेटा सप्लायर तो बाहर ही बैठा हुआ है, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्टर को हायर किसने करा, उसी ने करा, वो बाहर बैठा, और उसने बाहर वाले ने बाहर वाले को ही हायर करा है, फॉरेनर ने फॉरेन शिपिंग लाइन को ही हायर करा है, उन्होंने अपने ही घर में कमाई दी है, अपन को उससे क्या मतलब बेटा, ना सेक्शन 12 लगेगा ना सेक्शन 13 लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, और मैं संतुष्ट हूं इस चीज से। यहां आपका कानून बिल्कुल सही है, यहां आपका कानून बिल्कुल सही है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने की बात ही नहीं आती, क्योंकि सेक्शन 12 भी नहीं लग पाएगा, सेक्शन 13 भी नहीं लग पाएगा। तो यहां तक बेटा मुझे बताओ कहां प्रॉब्लम आई, इतने में कहां प्रॉब्लम आई, इतने में पहली प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है बी के केस नंबर ए में, किसके, बी यानी सीआईएफ, और सीआईएफ के अंदर भी कब, जब बेटा वो इंसान हमारा ट्रांसपोर्टर चूज कर रहा है, वो इंसान हमारा ट्रांसपोर्टर चूज कर रहा है, तो आप एक्सपोर्ट की जगह उसे इंपोर्ट बनाकर टैक्स लगा रहे हो, इंडिया में ही आप क्या कर रहे हो, सप्लाई निकाल रहे हो। पहली गड़बड़ लॉ के अंदर, पहला ड्राफ्टिंग एरर जो मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद अब केस नंबर 2 बना रहा हूं, अब यहां पूरे केसेस होगा बेटा, अब केस नंबर 2 बन रहा है, और केस नंबर 2 में मेरे को जहां तक याद है मैंने लिखा था बेटा कि एक्सपोर्टर वहां आउटसाइड इंडिया था, यहां एक्सपोर्टर इन इंडिया होने वाला है। ओहो सर, अच्छा ऐसा, इस बार हम बेच रहे हैं, बिल्कुल भैया इस बार हम बेच रहे हैं, इस बार गुड्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। बोलो इस बार क्या होने वाला है, इस बार गुड्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। सर आपने आगे एक तीरा भी लगाना है, मैंने कहा जी साहब लो तीरा भी लगा दिया, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। एक्सपोर्टर इन इंडिया का मतलब ये हुआ, एक्सपोर्टर इन इंडिया का मतलब ये हुआ कि इस बार हम बेच रहे हैं, और इस बार गुड्स भारत से विदेश में जाएगा, ना कि विदेश से भारत में आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, डायरेक्शन इस बार आउटसाइड इंडिया होने वाला है। डायरेक्शन क्या होने वाला है, बोलो, डायरेक्शन आउटसाइड इंडिया होने वाला है। ओके सर, सर बना लो इसके अंदर भी केस ए, मैंने कहा जी बना नहीं है वो तो, कि ट्रांसपोर्टर कहां है, अरे नहीं एफओबी है कि सीआईएफ, हाँ ट्रांसपोर्टर तो बात की बात है यार, एफओबी में अब तो याद हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, हाँ सर अब लिखने की जरूरत नहीं है कि आखिर कहां होना चाहिए। बोलो एफओबी के अंदर कौन ट्रांसपोर्टर को हायर करके चलता है, सर एफओबी के अंदर ट्रांसपोर्टर को हायर करता है रेसिपिएंट। अरे तुमको रटा दिया साहब, एफओबी बोले तो रेसिपिएंट, बोलो एफओबी बोले तो रेसिपिएंट, जीएसटी बोले तो एमएम सर, जीएसटी बोले तो एमएम सर, जीएसटी की बात आएगी तो साहब एमएम सर ही पढ़ाएंगे सबसे बेस्ट, और जब एफओबी की बात आएगी तो रेसिपिएंट ही हायर करके चलेगा ट्रांसपोर्टर को, ठीक है सर। अब सवाल है साहब कि ट्रांसपोर्टर कहां का है, फिर से वही केस बनाऊंगा कि ट्रांसपोर्टर इन इंडिया, ट्रांसपोर्टर इन इंडिया, ये आपका फर्स्ट केस बनेगा, और दूसरा केस बनेगा आपका केस नंबर बी, ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया। बोलो क्या बनेगा, केस नंबर बी बनेगा ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया, ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हाँ सर ठीक है। आ जाओ बेटा वापस से वहीं पर ही कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। सप्लायर, अब सप्लायर कहां पर है, ट्रांसपोर्टर कहां पर है, सर ट्रांसपोर्टर तो INDIA इंडिया में बैठा हुआ है, हमने कहा जी ठीक है साहब। रेसिपिएंट कहां पर है, ध्यान रखना एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है और हम एक्सपोर्टर हैं, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है और हम एक्सपोर्टर हैं, तो इस बार रेसिपिएंट कौन हो गया बेटा, विदेश में बैठा हुआ है, इस बार रेसिपिएंट विदेश में बैठा हुआ है, और एफओबी यानी वही हायर कर रहा है, यानी विदेशी हमारी कंपनी को हायर कर रहा है, विदेशी हमारी कंपनी को हायर कर रहा है, और वो भी एक्सपोर्ट के केस में, गुड्स का डायरेक्शन बाहर जाएगा, ठीक है सर।
तो रेसिपिएंट हो गया यूएसए। सर सेक्शन 12 लगेगा कि 13? 13 ही लगेगा, सब सेक्शन 9 ही लगेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? तो साहब मैंने कहा जी आ जाओ और पढ़ लो एक बार, आ जाओ और वापस से पढ़ लो एक बार कि आखिर क्या बोलता है आपका सेक्शन 13 सब सेक्शन नंबर 9। आपका सेक्शन 13 सब सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। तो बेटा डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स कहां है, इस बार ध्यान से बताना, सोच समझकर मुझे जवाब देना। इस बार आपका डेस्टिनेशन कहां जा रहा है? इस बार आपका डेस्टिनेशन जा रहा है आउटसाइड इंडिया। बेटा गुड्स बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका विदेश ही निकल जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका विदेश ही निकल जाएगी। और ऐसा होने के कारण बेटा क्या हुआ, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ सर हमको दिखाई तो दे रहा है कुछ। हमारे यहाँ का बंदा है, बाहर वाले बंदे को दे रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर है। ओहो हो मजा आ गया सर, ये एक्सपोर्ट बन गया। हाँ बेटा हाँ, ये एक्सपोर्ट बन गया। लेकिन मुझे बताओ साहब यहां क्या दिक्कत थी? मुझे बस ये बता दो कि आखिर इससे पहले वाले केस में बेटा यहां क्या दिक्कत थी, मुझे बता दो। यहां पर भी तो सप्लायर इंडिया का था, ऊपर कह रहा हूं, ऊपर यहां पे, यहां पर भी तो साहब सप्लायर इंडिया का था, यहां पर भी तो रेसिपिएंट बाहर था। तो आखिर क्यों आपने प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया निकलवाया 13(9) लगाकर? सिर्फ इसलिए क्योंकि गुड्स का डायरेक्शन इंडिया की तरफ था। बेटा गुड्स का डायरेक्शन भले ही इंडिया की तरफ हो, गुड्स भले ही इंडिया आ रहा हो, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए था कि आखिर ये सर्विस बाहर वाले को दी जा रही है और हमारे पास पैसा भी फॉरेन करेंसी में आ रहा है, बस ये ध्यान देना चाहिए था। तो वहां पर भी मजा आ जाता अगर वहां पर भी आप इसे एक्सपोर्ट बना देते। हालांकि यहां पर जरूर एक्सपोर्ट बन रहा है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। ये बन रहा है आपका एक्सपोर्ट, बोलो क्या बन रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज के एक्सपोर्ट का 100% केस ये आपका बन रहा है, ठीक है। हाँ सर, और ध्यान रखना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनाया गया तो सर क्या एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा। सर आप एक्सपोर्ट बेनिफिट बोलते हो, एक्सपोर्ट बेनिफिट में क्या होता है? बेटा पहली चीज तो टैक्स ही नहीं लगता, नो टैक्सेशन। याद करो फंडामेंटल लेक्चर्स, स्टार्टिंग के 4 या 5 लेक्चर लगाकर मैंने समझाया था कि एक्सपोर्ट कभी टैक्स नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज में इंडिया भी आती है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सिखाया था कि कभी भी एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाते। यहां तक कि अगर पीछे से भी टैक्स लग कर आया है तो उसका बेनिफिट उसे दे दिया जाता है, ताकि कॉस्ट का पार्ट ना बने, एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़े ना, एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़े ना। और इससे ऊपर देखो बेटा जस्ट अपोजिट मामला हो रहा है, क्योंकि अगर इंडिया में टैक्स लगेगा, इससे ऊपर वाले केस में, इस केस की बात कर रहा हूं कि अगर देश में भैया आप टैक्स लगा दोगे तो आपने टैक्स एक्सपोर्ट कर दिया साहब। सोच के देखो, ये बंदा जो बेटा इंडिया में बैठा है, ट्रांसपोर्टर इंडिया में बैठा है, ट्रांसपोर्टर बोलेगा साहब अगर टैक्स लगा रहे हो तो मैं सामने वाले से टैक्स वसूलूंगा, अपनी जेब से नहीं दूंगा। तो उस केस में सोचो कि आपने जो सर्विस किसको दी है, यूएसए वाले को दी है, तो आप यूएसए वाले से कहीं ना कहीं कॉस्ट का पार्ट बनाकर टैक्स तो कलेक्ट कर ही लिया ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की तो धज्जियां उड़ ही गई साहब। कहां रहा आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम? कहां रहा आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम? पिट गया बुरी तरह से, क्योंकि एक्सपोर्टर बेटा पागल नहीं है। फिर बोल रहा हूं, अगर सप्लायर, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये पागल नहीं है। ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं भरेगा, ये जो इंट्रा बनाकर तुम टैक्स लगाओगे ये कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट बढ़ा देगा, और किससे वसूल लेगा? ये बेटा सामने बैठे हुए फॉरेन जो आपका इंपोर्टर है उससे वसूल लेगा। बात तो सही है, फॉरेन इंपोर्टर नहीं बेटा, फॉरेन एक्सपोर्टर से वसूल लेगा, क्योंकि अपना पहले वाले केस में फॉरेन में एक्सपोर्टर बैठा है और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाया है, और उसका इनडायरेक्टली नुकसान बेटा हमारे ही बंदे का होगा, क्योंकि सीआईएफ के अंदर सोच के चलो कि हमने ही, हमारा बंदा जो दूसरा हमारा ही बंदा है जो माल भारत में मंगवा रहा है, लेकिन उस बेचारे ने सीआईएफ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसने एक्सपोर्टर को ही बोल दिया है कि साहब तू ही भिजवा दे, और एक्सपोर्टर भी होशियार है, वो भी हमारे बंदे से ही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहा है। यानी दोनों बंदे हमारे देश के, माल मंगवाने वाला भी हमारे देश का और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाला भी हमारे देश का। अब हमारा ही देश का एक बंदा हमारे ही देश के दूसरे बंदे की जेब पर लात मार रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे ही देश का एक बंदा टैक्स लगने के कारण कॉस्ट को बढ़ा रहा है, और वही बढ़ी हुई कॉस्ट कौन रिकवर करेगा? बोलो, वो एक्सपोर्टर रिकवर करेगा। किससे? हमारे ही देश के इंपोर्टर से। मजा आ गया होगा आई होप, अगर आपको बात समझ में आ गई मेरी तो, कि मैंने क्या बोला। इस वाले केस में इतनी गड़बड़ हो रही है तो बेटा मानते हो कि नहीं मानते हो कि लॉ में ड्राफ्टिंग एरर है? हाँ जी सर, लग तो रहा है, आपने इतना जो बताया उससे से हमें समझ में तो आ गई बात कि हाँ लॉ में ड्राफ्टिंग एरर है। अब चलते हैं साहब हम अगले केस पर, और अगला केस बन रहा है जहां पर एक्सपोर्टर कहां है? इंडिया में, और इंडिया में एक्सपोर्टर है, एफओबी का केस है, और ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया है। यानी कि साहब जो रेसिपिएंट है वही किसको हायर कर रहा है?
जो रेसिपिएंट है वही ट्रांसपोर्टर को हायर कर रहा है, क्योंकि एफओबी बन रहा है, यानी विदेशी ने हायर करा है विदेशी को ही, विदेशी ने हायर करा है विदेशी को ही। तो मुझे बताओ सप्लायर कहां है सर? सप्लायर यूएसए में है। रेसिपिएंट कहां है सर? रेसिपिएंट भी यूएसए में ही है। बाहर वाले ने बाहर वाले को ही हायर करा है। सब जीएसटी का कोई सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही जने बाहर चले गए। ये बिल्कुल बेटा वही केस बना आपका जैसे आपका पहले भी बना था। देखो ये देखो, हाँ जी सर बात तो सही है, पहले भी ऐसा ही केस बना था और वापस हमने एक और केस देखा, वो भी यही बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बात होगी किसकी, अगर बात होगी इंपोर्ट की, और इंपोर्ट के सीआईएफ का बी पॉइंट और एक्सपोर्ट के एफओबी का बी पॉइंट बिल्कुल आपस में मैच करते हैं। दोनों ही केसेस के अंदर यूएसए और यूएसए सप्लायर की लोकेशन और रेसिपिएंट की लोकेशन बनेगी, इसलिए जीएसटी लग ही नहीं पाएगा। अब बात आती है साहब सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट की। बोलो किसकी बात आती है? सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। बी पॉइंट बनाएंगे सीआईएफ का और देखेंगे साहब कि सीआईएफ के अंदर मांझरा आखिर क्या है। तो मैंने कहा जी साहब ए पॉइंट, यहां पर भी सेम टू सेम बेटा, ट्रांसपोर्टर, बोलो मेरे साथ, ट्रांसपोर्टर इन इंडिया, ट्रांसपोर्टर इन इंडिया और ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया, ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर बात समझ में आ गई हमें। ट्रांसपोर्टर इन इंडिया और ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे और देखते हैं कि साहब क्या मामला बन रहा है। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। मुझे बताओ साहब, मुझे बताओ कि अगर मैं पहले बी पॉइंट की बात करूं 2 मिनट के लिए बेटा, अगर मैं पहले किसकी बात कर लूं, मैं बी पॉइंट की बात कर लूं, तो हमने कहा इसके अंदर सप्लायर कहां है सर? सप्लायर तो यूएसए के अंदर है। और रेसिपिएंट कहां है? क्योंकि सीआईएफ बोला है तो मैंने बोला एफओबी बोले तो रेसिपिएंट और सीआईएफ बोले तो सप्लायर, सीआईएफ बोले तो सप्लायर। तो इसका मतलब यहां पर रेसिपिएंट कौन बन रहा है? सप्लायर बन रहा है। और केस किसका है बेटा? क्योंकि केस बन रहा है एक्सपोर्ट का, क्योंकि एक्सपोर्टर इंडिया में है तो रेसिपिएंट वही बनेगा और आपके पास रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी इंडिया। बोलो किसकी आएगी? इंडिया। मुझे बताओ सेक्शन कौन सा यहां पर एप्लीकेबल होगा? सप्लायर आउटसाइड इंडिया, ट्रांसपोर्टर मैंने आउटसाइड इंडिया का करा है क्योंकि एक्सपोर्टर इंडिया है, गुड्स इस बार बाहर जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है। यानी कि मैं एक्सपोर्टर हूं और मुझे ही सीआईएफ बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैंने ही बाहर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सप्लायर यूएसए में है, रेसिपिएंट आपका इंडिया में है। सेक्शन लग गया साहब हमारे पास में 13 और 13 का 9 जैसा कि आप सभी जानते हैं। मुझे बताइए डेस्टिनेशन क्या जाएगा? डेस्टिनेशन सर आपका यूएसए जाएगा क्योंकि गुड्स वहां पहुंच रहा है और वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहां पर बन जाएगी। यूएसए ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहां पर बन जाएगी। सप्लायर भी बाहर का, सप्लायर भी बाहर का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां निकल गई? प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर निकल गई। जब दोनों ही चीजें बाहर निकल गई भैया, ओ भैया, तो मजा आ गया, मजा आ गया। सर क्या बात कर रहे हो? मजा आ गया? मजा कैसा आ गया? अरे सोचो, सोच के देखो, हम कौन? इंडियंस, जो माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो माल को बेच रहे हैं, हम अगर बाहर वाले को हायर करें, अगर हमें सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, भैया अमेरिकन ने बोल दिया कि तू हमारे यहां घर पर फैक्ट्री पर माल पहुंचवा दे, जो भी प्राइस हो बता देना। क्या बोला उसने? तू हमारे यहां पर क्या भिजवा दे? तू हमारे यहां पर गुड्स डायरेक्ट भिजवा दे, जो भी प्राइस हो बता देना। यानी कि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भिजवाने की जिम्मेदारी आपकी, उसके घर तक ट्रांसपोर्टर भी आप ही हायर करोगे। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ सर, और हमने ट्रांसपोर्टर कौन चूज कर लिया? घर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। हमने बाहर वाला ट्रांसपोर्टर चूज कर लिया। सोच के देखो, अपने ही भारत भाई को, अपने ही इंडियन ब्रदर को हमने छोड़ दिया, हमारी ही इंडियन शिपिंग कंपनी को हमने लात मार दी। अरे मैं इंडियन था और मुझे अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना ही था गुड्स का, तो मैं एक इंडियन कंपनी को ही चूज करता, घर का पैसा घर में ही रहता, अपने ही घर के आदमी के पेट पर लात मार के जब मैंने बाहर वाली कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा साहब टैक्स ही नहीं लगेगा। मजा आ गया फिर साहब मैं क्यों हायर करूंगा मेरे इंडियन भाइयों बहनों को? मैं कहूंगा भगो यहां से, क्योंकि जब मैं बाहर वाली कंपनी को हायर करता हूं तो जीएसटी ही नहीं लगता। देखो तुम्हारे सबके सामने है, यूएसए से सप्लायर, रेसिपिएंट इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल गई यूएसए में। जब सप्लायर भी बाहर है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर है, जब दोनों ही जने बाहर चले जाएंगे, क्या ये इंटर बन पाएगा? ये इंटर नहीं बन पाएगा। सेक्शन नंबर 7 के अंदर बता दो अगर बेटा कोई ऐसा सब सेक्शन या क्लॉज हो जो ये बोलता हो कि व्हेन द सप्लायर आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो आउटसाइड इंडिया। नहीं बोलता, नहीं बोलता, इंटर नहीं बनेगा साहब, ना ये इंट्रा बनेगा
और ना ही ये आपका इंटर बनेगा, दोनों ही नहीं बन पाएगा। और इसलिए बेटा यहां पर जीएसटी लग ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं मामला स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब एक के बाद एक खुलासे होंगे और लॉ के अंदर गड़बड़ निकाल के दिखाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुन लो। क्या बोल दिया साहब? मैंने बोला कि अगर हम हमारे ही देश की कंपनी को छोड़कर बाहर की कंपनी को हायर करेंगे गुड्स को भिजवाने के लिए तो फायदे में रहोगे भैया, क्योंकि जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो मुझे बताओ कि हमारे यहां के एक्सपोर्टर क्या करेंगे? यही करेंगे ना साहब, बाहर वालों को हायर करेंगे, क्योंकि वो लोग साफ बोल रहे हैं साहब कि घर में करेंगे तो टैक्स लगता है, घर में करेंगे तो टैक्स लगता है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा देख लो केस नंबर ए। भाई केस नंबर ए ये ना घर का आपका? हाँ सर। सप्लायर कहां का है? सर सप्लायर घर का है, यानी कि इंडिया। सर रेसिपिएंट कहां का है? ओहो रेसिपिएंट भी इंडिया आ गया। अरे यार जब दोनों इंडिया में होते हैं तो सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 8 लगता है। और वो बोलता है कि साहब प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए देखना रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, यानी B2B है या B2C है। अकॉर्डिंगली B2B होगा तो हम रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन बना देंगे, B2C होगा तो लोकेशन ऑफ हैंड ओवर बना देंगे, लोकेशन ऑफ हैंड ओवर बना देंगे। अरे बोलो मेरी बात को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अकॉर्डिंगली इंटर डिसाइड होगा, अकॉर्डिंगली इंटर डिसाइड होगा और टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। साहब उतर गए सारे के सारे भारत के ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले सड़कों पर और बोल दिया सरकार को कि धरना दे रहे हैं, हमको कोई हायर ही नहीं करता, हमारा ही इंडियन भाई, हमारा ही इंडियन एक्सपोर्टर हमें लात मार रहा है, हमें कोई काम नहीं दे रहा। भारत के लोग हमें काम नहीं दे रहे। बताओ क्यों नहीं दे रहे भारत के लोग हमें काम? इसलिए नहीं दे रहे साहब क्योंकि हमको काम देने पर टैक्स लगता है, जीएसटी देना पड़ता है उन लोगों को, उनके लिए महंगा पड़ता है। जबकि वो अगर विदेशों को हायर करें, विदेशी कंपनी को हायर करें तो टैक्स नहीं लगता। ऐसा कैसा कानून बनाया? अपने ही घर पर लात मार दी, अपने ही घर के आदमी पर लात मार दी, उसके पेट पर लात मार दी आपने। ऐसा कैसा कानून बनाया? तो गवर्नमेंट की आंखें खुल गई साहब, गवर्नमेंट ने कहा गड़बड़ है यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। तो बेटा उसी वक्त जब कानून आया था 2017 के आसपास, नोटिफिकेशन लेकर आए और कहा, क्या कहा कि साहब एग्जम्प्ट कर देते हैं, टैक्स लग रहा है ना, एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो बेटा एग्जम्पशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बताने वाला हूं, एग्जम्पशन दे दी। और अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो एग्जम्पशन क्यों दे दी। एग्जम्पशन चैप्टर में बताऊंगा, एंट्री दिखाऊंगा और कोरिलेट भी करवाऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वहां पर रेफरेंस देकर भी बताऊंगा कि एग्जम्पशन दे दी। लेकिन पता है एग्जम्पशन कैसे दी बेटा? एग्जम्पशन टेम्परेरी दी। एग्जम्पशन चैप्टर खोलकर आप देखोगे तो वहां मिलेगा आपको कि अगर देश से, क्या बोला? अगर आपके देश से गुड्स विदेश में जा रहा है, क्या बोला? आपके देश से गुड्स अगर विदेश में जा रहा है तो एक फिक्स तारीख तक, अगर एक फिक्स तारीख तक एक तारीख दे दी, एक डेट मेंशन कर दी कि इस तारीख तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देने वाली सर्विस को हम एग्जेम्प्ट करते हैं। अगर गुड्स विदेश भेजा जा रहा है और उसके रेस्पेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है तो उस सर्विस को हम एक निश्चित समय तक के लिए, क्या बोला? एक निश्चित समय तक के लिए क्या कर रहे हैं? एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? जैसे ही वो समय करीब आता है उसे आगे खिसका देते हैं, फिर से एक नोटिफिकेशन लाकर। अरे नोटिफिकेशन लाने की क्या पावर ले ली बेटा? खिलौने की तरह खेलते हैं, जैसे छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता है वैसे ही हमारी सरकार नोटिफिकेशन के साथ खेलती है। इनके पास पावर क्या आ गई नोटिफिकेशन लाने की? अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट। एक बार में कानून सही से बन नहीं रहा, अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करते हैं नोटिफिकेशन लाकर, क्योंकि इनको खुद की अमेंडमेंट पर ही भरोसा नहीं, उसमें भी गलती कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या खाकर ये लोग नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं कि वापस उसी नोटिफिकेशन को सुधारने के लिए एक और नोटिफिकेशन लाना पड़ता है। ये तो कुछ नहीं साहब, गुस्सा बहुत भरा है अंदर, कभी फुर्सत में निकालेंगे बाहर। बहुत गड़बड़ करते हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स की खिचड़ी बना दी सरकारों ने। हर सरकार अपने हिसाब से इनकम टैक्स को अमेंड करती चली गई। आज इनकम टैक्स बच्चा पढ़ता है तो कहता है सर खिचड़ी हो चुकी है, दिमाग की खिचड़ी हो जाती है, ABCD कर करके सेक्शन घुसा दिए साहब। और जीएसटी में भी अब वही होता मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पता नहीं कौन साहब समझदार इंसान निकल कर आता है और कहता है साहब ये नहीं ये करो, ये रिटर्न भरने का तरीका गलत है साहब, ये QRMP स्कीम पकड़ो। अभी बताऊंगा आपको QRMP स्कीम।
मेरी नजर में एकदम रद्दी स्कीम है साहब, उसको भी अमेंडमेंट लाकर पता नहीं क्या घुसा दिया बीच में उन्होंने, रिटर्न चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो साहब गड़बड़ है, साहब गड़बड़ है। क्या दे दी साहब? एग्जम्पशन दे दी। एग्जम्पशन चैप्टर में हम देखेंगे कि एक फिक्स तारीख तक एग्जम्पशन दे दी, और बेटा उस तारीख को जैसे ही वो तारीख पास आती है उसे बढ़ा देते हैं, फिर वो तारीख पास आती है फिर उसे बढ़ा देते हैं, आगे खिसकाते जा रहे हैं। टेम्परेरी जुगाड़ करा है इन्होंने, जुगाड़ कर कर मुंह बंद करवा दिया ट्रांसपोर्टर्स का। एग्जम्प्ट करने से बेटा एक परेशानी और खड़ी होती है, आईटीसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना सा समझ लो कि एग्जम्प्ट करने से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में इन्होंने वहां पर भी एक्सप्लेनेशन को अमेंड कर कर वहां भी बेनिफिट दे दिया, मतलब एग्जम्प्ट दिया, पहले तो एग्जम्प्ट करा, बोलो पहले क्या करा? एग्जम्पशन दे दी कि साहब टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि बराबर करना जरूरी था ना, दोनों सिचुएशंस को क्या करना जरूरी था? इधर देखो, दोनों ही सिचुएशंस को मेरे दोस्त यहां बराबर करना जरूरी था, इक्वल्स टू। सर आप ग्रीन कलर से करो, मैंने कहा लो बेटा मैं ग्रीन से कर देता हूं। दोनों ही सिचुएशन को बराबर करना जरूरी था, इक्वल करना जरूरी था, ताकि क्या हो? ताकि जब इंडिया वाला एक्सपोर्ट करे, इंडिया वाला जब माल एक्सपोर्ट करे और उसे ट्रांसपोर्टर डिसाइड करने की बात आए तो दोनों बराबर लेवल पे खड़े हों, इंडिया वाला भी और फॉरेन वाला भी। पहले क्या हो रहा था? पहले सब फॉरेन वाले सब फ्री पड़ रहा था ना, पहले फॉरेन वाले पे टैक्स लग ही नहीं रहा था। ये देखो ये रहा केस, पहले फॉरेन वाले पे टैक्स लग ही नहीं रहा था और इस पर टैक्स लग रहा था, तो सब लोग इसको लेकर निकल जाते थे, ये बेचारा खड़ा रह जाता था। तो उसने हकदम मचाई, तो साहब क्या बोल दिया कि चल तेरे को भी एग्जम्पशन दे देते हैं, तेरे पे भी टैक्स नहीं लगेगा, तो बाहर भी टैक्स नहीं लग रहा, तेरे को भी एग्जम्पशन दे दी, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल। अब चाहे वहां वाला ट्रांसपोर्टर करो चाहे घर वाला ट्रांसपोर्टर करो, बात एक ही है। अब हमारा जो एक्सपोर्टर है वो चाहे खुद का भारत देश का ट्रांसपोर्टर हायर करे या विदेश से ट्रांसपोर्टर हायर करे, बात एक ही है, दोनों पर ही टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, वहां नहीं लग रहा क्योंकि कानून सही है, यहां नहीं लग रहा क्योंकि जुगाड़ निकाला हुआ है, जुगाड़ निकाला हुआ है। और जुगाड़ में साहब गड़बड़ थी, क्योंकि एग्जाम करा तो आईटीसी चैप्टर में प्रॉब्लम आई, इन्होंने आईटीसी के अंदर, आईटीसी चैप्टर के अंदर भी बेटा एक्सप्लेनेशन अमेंड कर कर उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। एक्सप्लेनेशन को क्या कर दिया? AMEND अमेंडमेंट ला दिया और बोला साहब आईटीसी भी दिलवा देंगे, डोंट वरी, वो भी दिलवा देंगे, क्रेडिट भी आपको दिलवा देंगे। सर क्या सिस्टम है? थोड़ा बस इतना समझ लो कि एग्जामिशन दे दी और एग्जामिशन देने से जो प्रॉब्लम आई उसको भी सॉल्व कर दिया। वो क्या प्रॉब्लम आई वो मैं आपको आईटीसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ सर। अब मुझे साहब मुझे बताओ आप सभी कि सर ये क्या परमानेंट जुगाड़ था? नहीं सर, ये था टेम्परेरी जुगाड़, टेम्परेरी जुगाड़ था, ये टेम्परेरी जुगाड़ था साहब। क्यों? क्योंकि कब तक उस डेट को आगे बढ़ाओगे, कब तक उस डेट को एक्सटेंड करोगे? नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या करा साहब? गवर्नमेंट ने कहा साहब कि अब ये तो टेम्परेरी जुगाड़ है, गवर्नमेंट को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक तरीके का टेम्परेरी जुगाड़ है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा साहब? गवर्नमेंट ने 2018 में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कहा साहब 2018 के अंदर हम लेकर आते हैं, 2018 के अंदर गवर्नमेंट लेकर आई आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, पूरा का पूरा एक्ट ही अमेंड कर रहे हैं, आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018। और उस अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या करा? बेनिफिट देने की कोशिश करी। मेरी बात को सुनना, बेनिफिट देने की कोशिश करी। सर क्या कोशिश करी? बताता हूं बेटा क्या कोशिश करी। मेरे साथ सभी जने बुक में आ जाओ, मेरे साथ सभी जने कहां आएंगे बेटा? बुक के अंदर आएंगे और मेरे साथ सभी जने निकालेंगे सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन नंबर 8। क्या निकालेंगे? सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन नंबर 8 निकालेंगे। हाँ जी सर निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल रहा हूं, आप लोग भी निकालो। सर क्या निकालना है? मैंने बोला साहब सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन नंबर 8। कहां गया भाई? आ ही नहीं रहा। आने वाला है सर, आने वाला है। मैंने कहा जी सर अभी तो 7 आ गया, 8 का है। ये रहा सर 8, ये रहा बेटा सब सेक्शन नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है? हाँ सर ठीक है। याद करो बेटा मैंने एक नोट आपको पेंडिंग रखवाया था, याद करो एक नोट आपको मैंने पेंडिंग रखवाया था और मैंने कहा था कि इस नोट के ऊपर साहब एक समय आएगा जब बहुत बड़ा डिस्कशन होगा। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। और ये नोट भी छोड़ो साहब, मेरे साथ आप लोग बेयर रीडिंग में आओ, मुझे आपको उस्ताद बनाना है, मुझे आपको उस्ताद बनाना है। मेरे साथ बेयर रीडिंग में आओ और सब सेक्शन 8 निकालो बेयर रीडिंग के अंदर। ये देखो बेटा ये रहा सब सेक्शन नंबर 8 आपका बेयर रीडिंग के अंदर। गवर्नमेंट ने क्या करा? सर B2B B2C की कहानी तो हम सबको पता है कि सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 8 में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात होती है
तो B2B और B2C का कॉन्सेप्ट लगता है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है, और अगर B2C लगता है तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बेटा IGST एक्ट, IGST अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया, एक प्रोवाइजो इंसर्ट कराया। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 8 के अंदर एक प्रोवाइजो इंसर्ट कराया। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई shall be the place of destination of such goods। हो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, बोला कि साहब अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के तहत गुड्स को आउटसाइड इंडिया ले जाया जा रहा है, यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस गुड्स को विदेश ले जाने की है, भारत के बाहर ले जाने की है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर गुड्स को विदेश मतलब भारत के बाहर ले जाने की है, तो उस कंडीशन, उस सिचुएशन के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी निकाल दिया जाएगा। क्या? डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। सर पड़ा सा नहीं लग रहा? अगर बेटा ट्रांसपोर्टेशन के तहत गुड्स बाहर जा रहा है तो B2B B2C की ऐसी की तैसी उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? शेल। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? शेल। डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, यानी गुड्स की डेस्टिनेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। सर ये तो इन्होंने सेक्शन नंबर 13 वाला कॉपी कर दिया ना। अरे हाँ, ये तो इन्होंने सेक्शन 13 का सबसेक्शन 9 ही कॉपी कर दिया। बिल्कुल सही, कॉपी पेस्ट मारते हैं साहब ये लोग, और बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट करने से साहब समस्या कितनी बड़ी खड़ी कर दी इन्होंने, वो भी दिखा रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ बेटा। इसलिए ध्यान रखना, एक लाइन छोड़ी थी मैंने, इसको कहूंगा मैं ओल्ड सिचुएशन। ओल्ड SITUATION, ओल्ड सिचुएशन जो थी उसके हिसाब से मैंने पहले आपको सॉल्व करके सिखाया। मैंने आपको पहले पूरा सॉल्व करवाया, किससे? ओल्ड सिचुएशन से। और अब जो न्यू सिचुएशन है उस न्यू सिचुएशन से भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। और अब मैं लिखूंगा यहां पर न्यू सिचुएशन। अब मैं यहां क्या लिखूंगा बेटा, इसी की सीध में मैं यहां लिखूंगा न्यू सिचुएशन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यू सिचुएशन। अब न्यू सिचुएशन के अंदर मुझे बताओ कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, CIF का कॉन्ट्रैक्ट है और बंदा भी इंडिया का ही हायर कर रहे हैं। सप्लायर कहां निकलेगा? सप्लायर साहब इंडिया ही निकलेगा। हम ही हायर कर रहे हैं, लोकेशन हमारी भी इंडिया ही निकलेगी। ठीक है साहब, 12(8) लग गया। लेकिन अब प्रोवाइजो आ गया है और प्रोवाइजो ने बोला कि साहब क्या गुड्स बाहर जा रहा है? क्या गुड्स विदेश के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? हमने कहा जी हाँ, CIF कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपोर्ट करा है तो गुड्स विदेश जा रहा है। तो फिर सब सेक्शन 8 नहीं, सब सेक्शन 8 का प्रोवाइजो लगाना, क्योंकि प्रोवाइजो ने क्या बोला कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट विदेश हो रहा हो, आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। कॉपी पेस्ट कर दिया साहब सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 9 से, और बोला प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, यानी कि USA। अरे बेटा हो गई ना गड़बड़, USA हो गई ना गड़बड़, USA हो गई ना गड़बड़। सर क्या गड़बड़ हो गई, हमें दिखाई नहीं दे रही? देखो बेटा मैं दिखाता हूं आप सभी को। सर ये तो एक्सपोर्ट बन रहा है, सप्लायर इंडिया में, इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, USA। अरे वाह सर, ये तो एक्सपोर्ट बनवा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। एक्सपोर्ट ही तो बनवाना था, आपने तो बताया एक्सपोर्ट बनेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही थी सर? प्रॉब्लम यही तो आ रही थी ना कि दोनों को बराबर करना था। भाई बाहर वाले से मंगवाओ, बाहर वाले की सर्विस लो, या अपने खुद के देश के बंदे की सर्विस लो। बाहर वाली कंपनी को आप हायर करो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या इंडिया के अपने देश के ही कंपनी को हायर करो। दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, दोनों पे ही टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाहर वाली पे तो लग नहीं रहा, क्योंकि वहां तो कानून बिल्कुल ठीक है। भाई ये वाला कानून तो बिल्कुल ठीक है, इस वाले कानून में तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। USA जानी चाहिए, हाँ सर, सप्लायर USA का, रेसिपिएंट इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी USA, दोनों चीजें बाहर निकल रही है। और जब दोनों ही चीजें बाहर निकलेगी तो टैक्स नहीं लगेगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। और सर देखो अब यहां पर भी ठीक कर दिया ना, बच्चा बोल रहा है देखो सर यहां पर भी ठीक कर दिया, यहां पर भी देखो सप्लायर इंडिया का कर दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया कर दिया, एक्सपोर्ट बना दिया। एक्सपोर्ट ही तो बनवाना था। अब वो एग्जेम्पशन जो दी थी ना, अब उसकी टेंशन खत्म, अब उसकी तारीख आ जाएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जेम्पशन हट भी जाएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर देखो 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 एक्सपोर्ट बन गया। मैंने कहा जी साहब गाल पे लगा लो अपने एक झापट। अगर आप ये मानते हो कि एक्सपोर्ट बन गया तो गाल पे लगा लो अपने एक झापट, क्योंकि अभी अभी तुम्हें सिखाया था और बताया भी था। देखो इधर
देखो साहब, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं बनता, आपके और मेरे बोलने से एक्सपोर्ट नहीं बनता बच्चा, इधर आ जा। क्या सप्लायर इंडिया में है? हाँ सर सप्लायर इंडिया में है, कंडीशन सेटिस्फाइड। मुझे बता दे बेटा, क्या रेसिपिएंट इंडिया में है? बताना बेटा, रेसिपिएंट इंडिया में है? बताओ बेटा, रेसिपिएंट इंडिया में है? देखो इधर, रेसिपिएंट इंडिया में है? हाँ सर रेसिपिएंट भी इंडिया में है। बोलो, रेसिपिएंट इंडिया में है? हाँ सर रेसिपिएंट भी इंडिया में है। रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए बेटा? देखना इधर, इंडिया में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। क्या हुआ, बोलती बंद? सप्लायर इंडिया में होना चाहिए और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। आपका रेसिपिएंट कहां बैठा हुआ है? अरे आप लोग ही तो हो रेसिपिएंट, आप ही तो एक्सपोर्ट कर रहे हो साहब। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने ही तो हायर करा है ट्रांसपोर्टर को। आप तो भारत में बैठे हुए हो, भाड़ा भी भारत की करेंसी में ही दोगे, भाड़ा भी भारत की करेंसी में ही दोगे। एक नहीं दो दो कंडीशन पिट गई साहब, एक नहीं दो दो कंडीशन पिट गई। कंडीशन नंबर 2 भी पिट गई, कंडीशन नंबर आपकी 4 भी पिट गई। कंडीशन 2 कंडीशन 4 आपकी यहां पर पिट गई, वॉयलेट कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, फुलफिल नहीं हो पाई। कहां से बना दिया साहब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? कहां से बना दिया? नहीं बना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उल्टे और चपत लग गई साहब। इधर सुनो, मुसीबत खड़ी हो गई। सर क्या मुसीबत खड़ी हो गई? भैया देखो, याद करो, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए, इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी एक्ट का पढ़ाया था नेचर ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए खोल कर देखो, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन इंडिया इन द प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, विल बी टर्म्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। मालिक ये इंटर स्टेट सप्लाई बन गया, उल्टे बनाना चाहते थे एक्सपोर्ट, नहीं बना, इंटर स्टेट बन गया, आईजीएसटी लग जाएगा। कान खोल के सुनो, आईजीएसटी लग जाएगा। अब आईजीएसटी लग जाएगा तो आईजीएसटी किसके पास जाएगा? सर आपने सिखाया था जब आपने जीएसटी पढ़ाना चालू करा था कि सब आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मोदी जी के पास जाता है। मोदी जी क्या करते हैं उसका? सब मोदी जी उसके दो टुकड़े करते हैं, सीजीएसटी वाला पार्ट और स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट वो खुद रख लेते हैं और स्टेट वाला पार्ट वो डेस्टिनेशन को दे देते हैं। कौन सी गवर्नमेंट को? डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को। और साहब हमारे यहां पर डेस्टिनेशन गवर्नमेंट कौन सी निकल रही है? सर हमारे यहां पर डेस्टिनेशन, ओहो हो सर, हमारे यहां पर डेस्टिनेशन तो सर यूएसए आ रहा है, हमारे यहां पे डेस्टिनेशन तो सर यूएसए आ रहा है। तो साहब मोदी जी क्या करेंगे मुझे बताओ आप? मोदी जी मिलाएंगे फोन, हाँ साहब फोन मिलाएंगे। किसको फोन मिलाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप। अरे बेटा वो पुरानी क्लासेस की बात थी, पुरानी क्लासेस में डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, अभी तो जो बाइडेन हो चुके हैं। तो मोदी जी फोन मिलाएंगे जो बाइडेन को और फोन मिलाकर बोलेंगे कि बाइडेन साहब, जो बाइडेन साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे यहां पर जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने साहब लॉ में एक प्रोवाइजो इंसर्ट करा। उस प्रोवाइजो के कारण जो डेस्टिनेशन है ना साहब, वो यूएसए निकल रहा है। आप एक बात बताइए साहब कि मैं पेटीएम कर दूं, आपके यहां पेटीएम चलेगा क्या? यूपीआई ट्रांसफर कर दूं, किस बात का? अरे सर वो स्टेट गवर्नमेंट वाला पोर्शन जो था ना टैक्स का, वो आपको भिजवाना था साहब। गुड्स अगर रशिया गया होगा तो व्लादिमीर पुतिन, पुतिन साहब को फोन करेंगे मोदी जी कि साहब पुतिन साहब, हमारे यहां पर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो उनकी टीम है, उन्होंने बहुत बढ़िया कानून बनाया, एक प्रोवाइजो इंसर्ट करा दिया और उस प्रोवाइजो के हिसाब से जो लोकेशन निकल रही है वो रशिया निकल रही है। तो साहब रशिया भिजवा दें, रशिया आपका जो पोर्शन बन रहा है टैक्स का वो रशिया भिजवा दें। साहब हमारा देश दूसरे देश को टैक्स भिजवाएगा क्या? लेकिन टैक्स लग तो गया, बंदे की जेब से चला तो गया। उल्टे मेरी बात समझो, आपने यहां और गड़बड़ कर दी बेटा। आपने यहां जो टैक्स लगाया ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो चला गया, लेकिन उसका क्रेडिट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। जब तुम क्रेडिट लोगे तो डिपार्टमेंट बेटा क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, डिपार्टमेंट आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हमारे पास कोई टैक्स आया ही नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन बेटा कोई स्टेट बन ही नहीं रहा, डेस्टिनेशन तो आउटसाइड इंडिया बन रहा है। और किसको फोन मिलवाओगे बेटा? चाइना तो फोन करेंगे नहीं अपन। मोदी जी का चाइना के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब बोलो क्या करो? फंस गए? फंस गए कि नहीं फंस गए? यहां प्रॉब्लम आती है साहब। दिस इज द अगेन अगेन अ ड्राफ्टिंग में एरर, अगेन ड्राफ्टिंग में एरर। दो क्वेश्चन मार्क बेटा फिर लगा दिए मैंने, ये देखो ये। दिस इज अगेन अ एरर इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉ। लूप होल बोल सकते हो इसको आप, क्या बोल सकते हो? लूप होल, छेद है कानून के अंदर, और वो छेद से बेटा यहां पर अस्सी का ही नुकसान हो रहा है, जो बंदा है उसी का नुकसान हो रहा है। बेनिफिट देने की कोशिश तो करी, प्रोवाइजो इंसर्ट करने की तो कोशिश करी कि साहब एक्सपोर्ट बना देंगे, लेकिन भूल गए कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 के अंदर हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन भी दे रखी है, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट बन नहीं पाएगा और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दिस इज अगेन अ एरर इन द ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ। 3 साल से ये एरर है,
आज तक इस प्रोवाइजो को नहीं हटाया गया। 2018 में आया था आपका, 221 चल रहा है, 2021 चल रहा है। गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ सर गड़बड़ है, भारी गड़बड़ है, और इस गड़बड़ का कोई समाधान निकाला ही नहीं गया अभी तक। सो रहे हैं या दूसरी जगहों पर बिजी हैं, खिचड़ी बनाने में बिजी हैं, बेफालतू के नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट्स लाने में बिजी हैं। जहां लॉजिक है वहां साहब इनको दिखाई नहीं दे रही एरर। एंड दिस इज द लूप होल एंड एरर इन द ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ कि बेटा जो प्रोवाइजो था उस प्रोवाइजो, इसीलिए मैंने उस वक्त, याद करो, इस प्रोवाइजो को पेंडिंग टिक करवाया था। वो जो नोट था उस नोट को मैंने बोला बेटा पेंडिंग करना, सेक्शन 13 पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा, और इसलिए बेटा फाइनली मैंने उसको यहां डिस्कस करा। दो जगह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लॉ में ड्राफ्टिंग में गड़बड़ है। पहला ये रहा, जब क्लियर कट केस बना, जब क्लियर कट केस बना एक्सपोर्ट का, उसके बावजूद एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं दे पाए, और जहां एक्सपोर्ट बना दिया, जबरदस्ती बना दिया, जहां बन भी नहीं रहा वहां आपने बना दिया। बताओ गड़बड़ है कि नहीं है साहब? गड़बड़ है, और भारी गड़बड़ है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब सभी जने मेरे साथ आएंगे साहब किस पर? आपके पास अगले सब सेक्शन पर। बेटा यहां ये सब सेक्शन आपका खत्म होता है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? वापस आ जाओ सेक्शन नंबर 13 पर। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, मेन चीज, मुद्दे की बात जो है वो इतनी ही है आप लोगों के लिए, कि आपके लिए सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है? आपके लिए सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, और सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 8 आपके लिए बोलता है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। हालांकि इंस्टीट्यूट ने एक एग्जांपल डाला था जिसे मैंने छुड़वाया भी था, अगर आपको याद हो तो 12(8) के अंदर एक एग्जांपल छुड़वाया था, और उस एग्जांपल के रिगार्डिंग मैं इंस्टीट्यूट को बेटा मेल भी लिखूंगा कि वो एग्जांपल गलत है। क्यों? क्योंकि एरर इन ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ है। तो डेफिनेटली वो मेल इंस्टीट्यूट के पास मेरी तरफ से जाएगा बहुत जल्द, और आपका वो एग्जांपल भी स्टडी मटेरियल में करेक्ट मैं करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है साहब। बिल्कुल करवाएंगे साहब, क्योंकि अगर हम इंस्टीट्यूट को समझाएंगे तो इंस्टीट्यूट जरूर समझेगा हमारी बात कि हाँ साहब कानून में गड़बड़ है। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। अब देखो इधर आओ, और इस केस को बेटा एक बार वापस ढंग से समझो कि सबसे पहले हमने कहां बात करी थी? एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया की बात करी थी। एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया का मतलब सर भेजने वाला बाहर है, तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन इंडिया बन रहा होगा, यानी गुड्स का डायरेक्शन भारत की तरफ होगा। गुड्स भारत में आएगा, भारत से जाएगा नहीं, भारत में आएगा। अब भारत में लाने के लिए साहब हमारे भारतीय बंदे को, यानी भारतीय रेसिपिएंट के पास में ऑप्शन है कि वो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट करे। हमने कहा उसने एफओबी कॉन्ट्रैक्ट ही करा, और एफओबी कॉन्ट्रैक्ट करने पर उसके पास में दो ऑप्शन थे कि वो इंडिया की ही कंपनी को हायर करे या विदेश की कंपनी को हायर करे। अपनी ही देश की कंपनी को हायर करेगा तो टैक्स लगेगा, विदेश से भी हायर करेगा तो टैक्स लगेगा। बेटा दोनों ही केसेस में जो है वो इक्वलेंसी क्रिएट हो रखी है। अपनी ही देश की कंपनी को हायर करेगा तो अकॉर्डिंगली बेटा इंटर बनेगा, बाहर से मंगवाएगा तो भी आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर सिचुएशन बिल्कुल बराबर है, यहां पर सिचुएशन बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सिचुएशन बिल्कुल सही क्रिएट हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। आगे चले तो हमने देखा साहब अगर सीआईएफ का बेसिस बने, अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बने तो उस सिचुएशन में बेटा सप्लायर के हाथ में होता है, यानी विदेश में जो एक्सपोर्टर बैठा है उसके पास में ऑप्शन है कि वो कौन सा ट्रांसपोर्टर चूज करता है। अगर वो अपने ही देश से भिजवा रहा है ट्रांसपोर्टर को, यानी बाहर के बंदे ने बाहर की कंपनी को ही हायर करा है, तो हमारे देश में मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर उसने हमारी कंपनी को हायर करा तो एक्सपोर्ट बन रहा था, लेकिन बेचारा फिर भी एक्सपोर्ट ना बन पाया और टैक्स लग गया। जब बात हुई एक्सपोर्टर इन इंडिया की, जब हमने ये बोला कि एक्सपोर्टर हमारे देश का है, तो सिंपली साहब एफओबी बेस के अंदर हमने देखा कि सामने वाले के पास में ऑप्शन है, विदेश में जो बंदा बैठा है, कि वो ट्रांसपोर्टर कंपनी कौन सी चूज करता है। अगर वो ट्रांसपोर्टर कंपनी बेटा अपने ही देश की चूज करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जने बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टर हमारे देश का चूज करता है तो इन दैट केस 39 सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 9 के तहत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट यहां पर बिल्कुल हमें मिल जाएगा। जबकि इसी के अगेंस्ट अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर हमने देखा बेटा बहुत झोल झाल था। पुरानी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही थी जब हमारे इंडिया वाले कंपनी को हायर करने पर टैक्स लग रहा था और बाहर वाली पे नहीं लग रहा था, तो हमारे वालों ने धरना दिया। धरना देने पर उन्होंने कहा कि ठीक है एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और एग्जेम्प्ट करने से जो आईटीसी में प्रॉब्लम आएगी साहब उसमें भी हम आपको छूट दिलवा देंगे, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बाद में साहब जुगाड़ था, टेम्परेरी जुगाड़ था, तारीख बार बार आगे बढ़ानी पड़ती थी। तो 2018 में साहब आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और उसके थ्रू क्या करा, एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट करवाया। और उस प्रोवाइजो ने उसके बाद में क्या झोलझाल करा वो तो आप सभी के सामने ही है। उस प्रोवाइजो के कारण बेटा डेस्टिनेशन तो बाहर निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बन पाया, और ना एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिला बल्कि टैक्स लग गया, और टैक्स का क्रेडिट मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिपार्टमेंट क्वेश्चन मार्क रेज कर सकता है।
यहां तक की कहानी थी, आई होप आपको समझ में आई और अच्छे से समझ में आई। बेटा आगे चलेंगे मेरे साथ आप सभी अगले सब सेक्शन पर। अब कोई भी ब्रेक नहीं मांगेगा, ब्रेक बेटा मैं दो छोटे छोटे से सब सेक्शन है मेरे पास, उन्हें कंप्लीट किए देता हूं, उसके बाद तो मेरे को सब सेक्शन 12 तक कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद फिर हम करेंगे साहब एक ब्रेक। या एक काम करो, सब सेक्शन 10 11 कर लो, 12 से मैं आपको ब्रेक के बाद पढ़ा दूंगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा बेटा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है। देखो वही जो हमारे पास में था, वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन कन्वीनियंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, यही हम सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन नंबर 9 में पढ़ा करते थे। 12 9 में सेम टू सेम चीज पढ़कर आए थे कि जहां से पैसेंजर बैठा है वही आपकी बना दी जाएगी प्लेस ऑफ, बोलो क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ जी सर। और दूसरा बेटा ऑन बोर्ड सर्विसेज, ऑन बोर्ड सर्विसेज ये भी पहले था हमारे पास में, बिल्कुल सेम टू सेम। वहां पर सब सेक्शन 10 हुआ करता था, 12 का 10 हुआ करता था, यहाँ पर सब सेक्शन 11 है हमारे पास में। ठीक है, सेम टू सेम है। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, वहां पर भी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट था, यहाँ पर भी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ही है। तो इसी के साथ बेटा दो सब सेक्शन छोटे छोटे से थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो एग्जांपल दे रखा है, नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ ले आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मिलते हैं साहब आप सभी से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बेटा एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसे भी कंप्लीट करेंगे और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। तो टिल देन हैव अ टी ब्रेक।